अब आज की बड़ी खबर। सबसे पहले बात उस खबर की जो गवाह है शंकराचार्य विवाद में आए उस मोड़ की, जिसने विवाद में तनातनी का नया सिरा खोल दिया है। क्योंकि शंकराचार्य विवाद के बीच इस्तीफों की राजनीतिक तेज हो गई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में अब दूसरा इस्तीफा आ गया है। बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट के इस्तीफे के बाद अब अयोध्या से डेप्यूटी जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। डेप्यूटी जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने राज्यपाल को 2 पन्ने का इस्तीफा भेजा है। हालांकि अभी उसका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। उनका कहना है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपमान से आहत हैं और उनका इस्तीफा मंजूर हो जाने पर सामाजिक कामों में लग जाएंगे। और ये जो इस्तीफे हुए हैं पिछले 24 घंटों में, इससे विवाद तो गहराया ही है। लेकिन एक ऐसा मोड़ ले लिया है ये पूरी कहानी ने जिसका सिर पैर अब कुछ बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। 2 अलग अलग इस्तीफे। एक इस्तीफा जो कल हुआ, अलंकार अग्निहोत्री जी उन्होंने अपना इस्तीफा दिया ये बोलते हुए कि वो इस बात से आहत थे कि शंकराचार्य का अपमान किया है योगी आदित्यनाथ ने। और आज बिल्कुल उससे अलग होते हुए एक और अफसर ने इस्तीफा दे दिया। उनका नाम है प्रशांत किशोर सिंह। वो अयोध्या के जीएसटी कमिश्नर हैं। उनका ये कहना है कि वो इस बात से आहत हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद के लोगों ने और उन्होंने योगी आदित्यनाथ की अवमानना की है और उससे वो आहत हैं। तो 2 अफसरों का ये जो इस्तीफा हुआ है पिछले 24 घंटे में, ये कहानी हम आपके लिए अभी लेकर आ रहे हैं। आपको इनकी बाइट भी सुनाते हैं। शंकराचार्य विवाद में बीते 24 घंटे में ये दूसरा इस्तीफा है। आज अयोध्या के डेप्यूटी जीएसटी कमिश्नर ने त्यागपत्र दिया है और इससे पहले कल बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट ने भी इस्तीफा देकर हड़कंप मचा दिया था। बरेली में सिटी मैजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान से आहत होने का हवाला दिया था। यूजीसी के नए नियमों का हवाला दिया था और सरकार पे सवर्ण और ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया था। उनके इस्तीफे से उठा बवंडर अभी थमा भी नहीं है और इसी बीच यूपी के एक और अफसर का इस्तीफा आ गया है। लेकिन उनके इस्तीफे की वजह अलग थी। बरेली में सिटी मैजिस्ट्रेट के त्यागपत्र के पीछे एक बड़ी वजह शंकराचार्य के अपमान से आहत होना है। तो अयोध्या में डिप्टी जीएसटी कमिश्नर ने इस्तीफे की वजह शंकराचार्य की योगी पर की गई टिप्पणी को बताया है। सीएम योगी का अपमान होने से आहत होना कारण बताया है। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इन इस्तीफों से कुछ हासिल होने वाला है? क्या इस्तीफे वाले इस ड्रामे से शंकराचार्य विवाद का हल निकल जाएगा? इस पर सोचना जरूरी है, बात करना जरूरी है। लेकिन पहले आपको अयोध्या के डिप्टी जीएसटी कमिश्नर की बयान सुनाते हैं जिसमें वो भावुक हो गए और पत्नी से फोन पर बात करते वक्त रोते हुए इस्तीफा देने की बात बताई। जरा सुनिए। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात से मैं सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात से मैं सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। इससे पहले कि मैं अपने सहयोगी पर जाऊं, मैं आपको शंकराचार्य का क्या बयान आया है इस इस्तीफे पर, पहले वो सुनाना चाहती हूं। कल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया। अब आज सीएम योगी के समर्थन में एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया है। पहले हम शंकराचार्य से इस बाबत सवाल करेंगे कि आखिर ये इस्तीफा कैसा और इस इस्तीफे को कैसे लेते हैं स्वामी जी। आज अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। ऐसा है कि अयोध्या जो है वो पसंदीदा जगह है इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की। वहाँ पर जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो मुख्यमंत्री के पसंदीदा और विश्वासपात्र अधिकारी होते हैं। वहाँ के अधिकारी ने त्यागपत्र अगर दिया है वो भी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, इसका मतलब है कि उसने क्या कहा है, उसने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई है कि मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ कि आपके अपमान को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। भले आप बटुकों के ऊपर लाठी चलाएं, भले आप सन्यासियों को मारें, भले आप महिलाओं को मारें, भले आपके पुलिस
वाले बुजुर्गों को लातों से रौंद दें, बूट मारें, ये सब आपका जो है सब अच्छा काम है। मैं आपके बारे में अगर कोई कुछ कह देगा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अधिकारी चापलूसी कर रहा है, तो वो चापलूसी करके ही अयोध्या में नियुक्त रहा होगा, बात हुई होगी। क्योंकि कल जो इस्तीफा हो गया अलंकार जी का, उस इस्तीफे का बहुत बड़ा प्रभाव गया है। अब उसको कैसे काटा जाए, तो इनकी मीटिंग हुई होगी कि भाई अपने में से कोई इस्तीफा दे, तो जो भरोसे का अधिकारी था उसने इस्तीफा दे दिया। अब इस इस्तीफे को देख लीजिएगा आप, स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम कहते हैं कि अगर ये असली इस्तीफा है तो चाटुकारिता करने के, चापलूसी करने के इल्ज़ाम में उसका इस्तीफा तत्काल आदित्यनाथ जी स्वीकार करके दिखाएं, तब हम लोग समझें। वो पैदल हो, वो कहें कि भाई चापलूसी की क्या ज़रूरत है, तुम अपना काम करो, तुम कमिश्नर हो जीएसटी में, अपना जीएसटी की वसूली करो, तुम ये चापलूसी क्यों कर रहे हो। लेकिन वो नहीं कह पाएंगे और उसको इस्तीफा नामंजूर करके वो काम करता रहेगा। आप लोग दिखाएंगे कि एक इस्तीफा इधर से, एक इस्तीफा इधर से है, काउंटर हो जाएगा, मामला ख़त्म करेंगे। ये योजनाबद्ध चाल है और कुछ नहीं है। और आप देख लीजिएगा, हम अभी से कह दे रहे हैं कि इसका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। कल वाले को जैसे मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, उसी तरह से इसको भी करके दिखाएं। दोनों को एक तराजू में तोलें कि भाई आप लोग अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं। आपको जब नियुक्त किया गया है तो आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए जिसके लिए आप नियुक्त हैं। आप ये क्या दिखा रहे हैं, इस आधार पर ही तो कल वाले को मुअत्तल किया है, तो इसको भी करें। लेकिन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दिखावटी इस्तीफा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने जो लिखित पत्र आया है उसमें कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, शंकराचार्य ने अभद्र टिप्पणी की। सीएम की अभद्र टिप्पणी नहीं की। देखिए, अभद्र टिप्पणी क्या है कि कोई गोरा व्यक्ति खड़ा है, हम उसके कह दें काला कहीं का। कोई दो आंख वाला खड़ा है, हम कह दें काना कहीं का, तब ना अभद्र टिप्पणी हुई। जो है वही अगर हम उसको कहते हैं तो क्या इसमें अभद्र टिप्पणी है? आपने मंदिर तोड़े हैं कि नहीं बताइए। आपने मंदिर काशी में तोड़े हैं कि नहीं? एक नहीं, सैकड़ों मंदिर तोड़े हैं कि नहीं बताइए। आपके कार्यकाल में मंदिर तोड़े गए। जब मंदिर तोड़े जा रहे थे तो आप बार बार विजिट पे आते थे, वाराणसी के लोग देखते थे, हम भी वहीं पर थे, हम भी देखते थे। तो आपने जब अपने सामने खड़े होकर के मंदिरों को तोड़वाया है, तब हमने आपको औरंगजेब कहा है। हमने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है, जो वस्तु स्थिति है उसको कहा है। और वस्तु स्थिति को कहने में कोई दोष नहीं होता है, हम भी कानून जानते हैं। हमने कोई किसी की अवमानना नहीं की है, हमने किसी का अपमान नहीं किया है। जिसका जो है वही कहा है। यहाँ वकील लोग खड़े हैं, जरा आगे आइए। जो वस्तु स्थिति है उसको कहने में क्या कोई दोष होता है? नहीं, देखिए, नहीं कह रहे हैं कि नहीं होता है। तो हमने जो वस्तु स्थिति है वो कहा है। मंदिर तोड़ने के कारण हम औरंगजेब से नफरत करते हैं। मंदिर अगर आदित्यनाथ तोड़ेगा तो औरंगजेब ही होगा, अगर वो हमारा सगा भाई तोड़ेगा तो वो औरंगजेब ही होगा, हमारा पिता माता भी अगर तोड़े तो हम उसको भी औरंगजेब कहेंगे। क्योंकि मंदिर तोड़ना अपराध है हम हिंदुओं के लिए, और वो अपराध जो करेगा उसको औरंगजेब हम कहेंगे। हमारा अधिकार है उसकी भर्त्सना करने का, और वो हम करते रहेंगे। आपने क्यों तोड़ा हमारा मंदिर बताइए, और क्यों उसको पूरा नहीं बनाया? अगर जीर्णोद्धार के लिए आप तोड़ते तब भी हम एक बार कहते कि चलो इन्होंने जीर्णोद्धार कर दिया। आपने वो भी नहीं किया, हमारे मंदिरों के नाम निशान तक मिटा दिया आपने। हम क्यों नहीं कहेंगे? जब तक जिंदा हैं तब तक कहते रहेंगे। स्वामी जी, एक उस लेटर में एक और आरोप है कि आप जातिवाद की भावना को कहीं ना कहीं बता रहे हैं उसमें, जिससे वो आहत हैं। ये सारे आहत होने के हमने कौन सी जातिवाद की भावना बताई? जातिवाद तो यूजीसी एक्ट कर रहा है। हमारे सहयोगी विवेक राय लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, पहली बात जो अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने ये कहा कि ये सारी फेक रेजिग्नेशंस हैं, ये सब झूठा है, ये सिर्फ बनावटी है, और अगर सच में है तो इसे मानकर इसे मान्य किया जाए और तुरंत इस जो इनका ऑफिसर है उन्हें तुरंत हटा दिया जाए। अब ये सारे जो आरोप लगा रहे हैं, सवाल ये उठता है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ चापलूसी है, तो कल जो हो रहा था जब बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया ये बोल के कि वो इस बात से आहत है कि शंकराचार्य के खिलाफ बयानबाजी हुई है, तो फिर वो क्या था? क्या वो चापलूसी नहीं थी?
देखिए, आपको बता दूं कि इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक लोगों से इतर अब अधिकारियों, जो अधिकारी हैं वो उतर आए हैं। कल की भी हमने जो रेजिग्नेशन है वो भी देखा कि अधिकारी किस तरीके से आहत होकर के उसने इस्तीफा दिया और उसने कहा कि सीएम ने जो किया वो गलत किया, और इसके साथ साथ अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। अब आज जिस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम को लेकर के जो टिप्पणियां करी, उस पर जिस तरीके से प्रशांत सिंह ने जो अपना इस्तीफा है वो दिया है, तो अब ये कहा जा सकता है कि नेताओं से इतर अब जो अधिकारी हैं वो पक्षपात करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अधिकारी जिनका कि काम होता है कि वो जो भी सत्ता की जो पॉलिसी है, सत्ता की जो चीज़ें और जो भी नियम कानून है उत्तर प्रदेश का, उस हिसाब से चलते हुए जनता के हित में काम करते रहें। पर किसी सत्ता के पक्ष में विपक्ष में जाना किसी अधिकारी का नैतिक कर्तव्य जो है वो नहीं होता, और अगर वो ऐसा करना है तो अपने पद से इस्तीफा देकर करे। हालांकि उसकी ये शुरुआत कही जा सकती कि वो इस बात से इतने आहत हुए कि इस्तीफा देकर के अब ये कृत्य करने जा रहे हैं, लेकिन कल का जो इस्तीफा हुआ उसमें निलंबन करते हुए जो जांच है वो बैठाई गई है। अब देखना होगा कि इस वाले इस्तीफे में जो अविमुक्तेश्वरानंद ने जो बात कही कि क्या इसमें भी एक्सेप्ट करते हुए, निलंबन करते हुए जांच बैठाई जाएगी या क्या किया जाएगा, ये अपने आप में देखने वाला दिलचस्प प्रकरण होगा। हालांकि जो वीडियो निकल के सामने आया कि जिस तरीके से जो प्रशांत हैं वो किस तरीके से रोते हुए अपने परिवार से बात कर रहे हैं, पत्नी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले 2 रातों से मैं सो नहीं पाया था, मैं इतना ज्यादा आहत हूँ, 2 बेटियां हैं मेरी। रहिए हमारे साथ, हम लोग सब ने देखा उस वीडियो में कितने भावुक हो रहे थे वो अफसर, लेकिन इसका मतलब क्या है ये भी एक बड़ा सवाल है। आप हमारे साथ बने रहिए। अफसरों के इस्तीफों के पीछे सियासत अब नजर आ रही है, जो सियासी गलियारों से भी अफसरों के समर्थन में है और विरोध में है, ये दोनों सुर अब सुनाई पड़ रहे हैं। हर जो स्टार होता है, चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे प्लेयर्स में होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, कला के क्षेत्र में होते हैं, सबकी अपनी फैन फॉलोइंग होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनकी लोकप्रियता से प्रभावित होते हैं, उसके ऊपर उनकी अपनी राय होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो फैन फॉलोइंग है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी टिप्पणी से आहत होकर के त्यागपत्र दिया, तो अब उनकी ये त्यागपत्र उनका निजी विषय है, लेकिन हर व्यक्ति की लोकप्रियता से कोई न कोई प्रभावित होता है। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो लोकप्रियता है उससे वो प्रभावित हैं और उस टिप्पणी से वो आहत हुए। नहीं, यूजीसी भी आहत है। दूसरा, अविमुक्तेश्वरानंद जी का भी नाम लिया उन्होंने, शंकराचार्य जी का अपमान। अब वेद पाठी बच्चों की चुटिया खींचकर मारा जा रहा है। आप गिरुआ वस्त्र धारण करने वाले का अपने गिरुआ वस्त्र फाड़ दिया, जूते से मारा आपने, तो निश्चित जो काम करने वाला होगा वह आहत होगा और निश्चित तौर से मारोगे। आपके मारने की, भाई क्यों मारोगे आप, आपने खींचा, चुटिया खींच लिया। इसी प्रकार जैसे धनानंद ने हमारे चाणक्य का चुटिया खोला था और चाणक्य ने कहा था कि चुटिया तभी बांधूंगा जब धनानंद के सत्ता का सर्वनाश कर दूंगा, तो भाजपा का सर्वनाश होने जा रहा है। उधर बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलंकार बरेली में जिलाधिकारी पद पर साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। 2019 बैच के पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को इस्तीफा दिया। इसके पीछे की वजह शंकराचार्य का अपमान और यूजीसी कानून का विरोध बताया। रात में डीएम से मुलाकात के बाद उन्होंने जिला प्रशासन पर ही बंधक बनाने का आरोप लगा दिया। हालांकि प्रशासन ने उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। देर रात सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया। सुबह इस नोटिस को उनके आवास पर पहुंचाया भी गया। हालांकि उनका इस्तीफा अभी भी मंजूर नहीं हुआ है। रात में ही अलंकार अग्निहोत्री ने अपना सरकारी आवास खाली करना शुरू कर दिया था। इससे पहले वो जिलाधिकारी से मुलाकात के लिए धरने पर बैठ गए थे। उन्हें डीएम ने दफ्तर में बुलाया भी, लेकिन वहां अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि बरेली के डीएम ने उनसे मुलाकात नहीं की। उन्होंने धरना खत्म करने के लिए साजिश रचने का आरोप भी लगाया। अब आगे बढ़ते हैं। बात अब यूजीसी के नए नियमों को लेकर मचे घमासान की करते हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों ने प्रदर्शन किया, तो अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी को भी नियमों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा, किसी से भी भेदभाव नहीं होगा और संविधान के दायरे में ही नियम लागू होंगे। आपको बताते हैं कि यूजीसी का नया नियम क्या है। जातीय भेदभाव में एससी एसटी के अलावा ओबीसी भी शामिल किए गए हैं। अब झूठी शिकायतों पर जुर्माना और निलंबन नहीं होगा।
कॉलेज यूनिवर्सिटी में 24 घंटे हेल्पलाइन का गठन किया जाएगा। समता समिति में एससी, एसटी, ओबीसी महिला का प्रतिनिधित्व होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये नए नियम किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि यूजीसी का नया नियम क्या है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। अब ये जातीय भेदभाव में एससी, एसटी के अलावा ओबीसी को शामिल किया गया है। अब झूठी शिकायतों पर जुर्माना और निलंबन नहीं होगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी में 24 घंटे हेल्पलाइन का गठन किया जाएगा। समता समिति में एससी, एसटी, ओबीसी महिला का प्रतिनिधित्व भी होगा। विरोध का सबसे बड़ा पॉइंट है भेदभाव की परिभाषा का सवर्ण छात्रों के खिलाफ होना। एससी, एसटी, ओबीसी शामिल हैं उसमें, लेकिन सवर्ण छात्र नहीं है। सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी की तरह देखे जाएंगे। सवर्ण भेदभाव के आरोपी हो सकते हैं, लेकिन पीड़ित नहीं। यूजीसी के नए नियम का विरोध क्यों हो रहा है, ये भी आपको बताते हैं। आरोप ये है कि भेदभाव की परिभाषा सवर्ण छात्रों के खिलाफ है। ये भी कहा जा रहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी को शामिल किया गया है, लेकिन सवर्ण छात्र को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें स्वाभाविक अपराधी की तरह ही देखा जाएगा। सवर्ण भेदभाव के आरोपी हो सकते हैं, लेकिन पीड़ित नहीं हो सकते हैं। नए नियम का विरोध कई और वजह से भी किया जा रहा है और आज धर्मेंद्र प्रधान को बाहर आकर इसके ऊपर एक स्टेटमेंट देना पड़ा। ये लोगों को बताना पड़ा कि किसी भी तरीके से इन नियमों का दुरुपयोग नहीं होगा। आपको ये भी बता दें कि जो आरोप लग रहा है सरकार के ऊपर और यूजीसी के ऊपर, उन आरोपों में ये भी बात है कि सवर्णों के खिलाफ झूठी शिकायतें होंगी तो उसका क्या करेगी सरकार। जुर्माना या अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी नहीं है उसमें। और ये सारी चीज़ों को लेकर कई तरीके की और कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे देश में, और शायद इसी वजह से आज धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एचआरडी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्हें बाहर आकर सफाई देनी। बात मौसम के बदले हुए मिजाज की करते हैं। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। मैदानों में लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। इसकी वजह है पहाड़ों पर जमकर पड़ी बर्फ। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जहां के अलग अलग हिस्सों में जमकर बर्फ पड़ रही है। जम्मू कश्मीर कहीं पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर जमा बर्फ, इसकी वजह से आवाजाही बहुत प्रभावित हो रही है। दूसरी तस्वीर आपको हिमाचल प्रदेश की दिखा रहे हैं। यहाँ भी पहाड़ बर्फ से सफेद हो गए हैं। सैलानी के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी जमकर बर्फ पड़ रही है। और ये सारी 3 तस्वीरें जो आपको हम लोग अभी दिखा रहे हैं, एक तस्वीर जम्मू कश्मीर से, एक तस्वीर हिमाचल से और एक तस्वीर उत्तराखंड से। ये तीनों राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है। सैलानी तो लुत्फ ले ही रहे हैं, लेकिन राजमार्ग बाधित हो रहे हैं और बहुत आवाजाही में मुश्किल हो रही है। अब आपको जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये सारी तस्वीरें देखिए कैसे कश्मीर में बर्फबारी से पूरा नज़ारा ही बदल गया है। कश्मीर के पुलवामा में बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिले दिख रहे हैं, जहां पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। ऐसे ही हालात बांदीपुरा में भी दिखाई दे रहे हैं, जहां पर सब कुछ बर्फबारी से सराबोर दिख रहा है। भद्रवाह में बर्फबारी से सफ़ेद चादर बिछी दिख रही है आपको, और काजीगुंडा में भी बर्फबारी से पूरा तस्वीर बदल चुका है। राजौरी और बारामुल्ला में भी भारी बर्फबारी से पारा नीचे लुढ़क गया है, जो लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर रहा है। जबकि श्रीनगर और कुपवाड़ा में भी बर्फबारी की वजह से नज़ारा पूरी तरीके से बदल गया है। भारी बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। बच्चे और पर्यटक बर्फबारी के बीच मस्ती कर रहे हैं, तो वहीं लगातार पारा गिरने से लोगों की टेंशन में इजाफा भी देखने को मिल रहा है।
कश्मीर के बारामुल्ला में रेलवे ट्रैक को साफ करने का काम भी जारी है। बारामुल्ला से जम्मू के कटरा जाने वाली इस रेलवे ट्रैक पर भारी मात्रा में बर्फ जमा हो गई है, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही में मुश्किल पेश आ रही है। ऐसे में रेलवे ट्रैक को साफ करने का काम जारी है। आपको बता दें कि कश्मीर में भारी बर्फबारी भी जारी है, जिसका असर रेल सेवाओं पर भी पड़ता दिख रहा है। भारी बर्फबारी से लोगों की मुश्किलों में इजाफा होता दिख रहा है। जहां पर भारी बर्फबारी की वजह से घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। ये गाड़ियां बर्फ में पूरी तरीके से ढकी दिख रही हैं, तो यहाँ के घर, पेड़, सब पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ का कब्जा देखने को मिल रहा है। लगातार होती बर्फबारी के बाद सड़क को साफ करने की कोशिश भी जारी है। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बीच कटरा से श्रीनगर जा रही वंदे भारत ट्रेन का खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बनिहाल से सामने आए इस नजारों में बर्फ से ढकी ट्रेन यात्रियों को स्नोफॉल का यादगार अनुभव देती नजर आ रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे भारी बर्फबारी के बीच वंदे भारत रेलवे ट्रैक पर दौड़ती दिख रही है और इसका खूबसूरत नजारा हर किसी के दिल को छू रहा है। यही वजह है कि बर्फबारी के बीच वंदे भारत की ये तस्वीरें लोगों को खूब पसंद आ रही है और लोग इसको जमकर इसकी तारीफ कर रहे हैं और इसे सोशल मीडिया पे बहुत शेयर भी कर रहे हैं। बर्फबारी की तस्वीरें हम आपको पूरे उत्तर भारत से दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जहां के अलग अलग हिस्सों में जमकर बर्फ पड़ रही है। जम्मू कश्मीर कहीं पर्यटक यहां बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर जमा बर्फ, इसकी वजह से आवाजाही वहां प्रभावित हो रही है। दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश की है। यहाँ भी पहाड़ बर्फ से सफेद हो गए हैं, यहाँ भी सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी जमकर बर्फ पड़ रही है। मनाली में पर्यटक लगातार हो रही बर्फबारी का जमकर मजा लेते दिख रहे हैं। पर्यटकों की माने तो उनका मनाली आने का मकसद ही बर्फबारी को देखना और बर्फबारी के बीच मस्ती करना है। ऐसे में यहां पर हो रही बर्फबारी से पर्यटक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मनाली में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। हालांकि आज सुबह से ही मनाली के जो हायर रीचेस थे उनमें बर्फबारी हो रही थी, पर अब आप देखेंगे यहाँ पे मनाली से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे का ये एरिया है और यहाँ पे बर्फबारी जो है, बर्फ़ के फाहे जो है रुई की तरह यहाँ पे गिर रहे हैं और तमाम पर्यटक जो हैं यहाँ पे खुश हैं, जो बर्फबारी का मज़ा लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। आप देख सकते हैं किस तरह से रुई के फाहों की तरह ये जो बर्फ़ गिर रही है उससे खेल रहे हैं ये नौजवान जो हैं। यही देखने के लिए, यही मज़ा करने के लिए पर्यटक जो हैं मनाली आते हैं और अब मनाली में जो है ये इनकी इच्छा जो है आज पूरी हुई है, क्योंकि शुक्रवार को भी यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, तो मनाली पहले से ही सफ़ेद चादर में ढका हुआ है, पर आज एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है और आप देखेंगे कि किस तरह से बर्फ़ जो है रुई के फाहों की तरह जो है यहाँ गिर रही है और तमाम लोग जो हैं मज़ा ले रहे हैं, पर्यटक मज़ा ले रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम राहुल है। कहाँ से आए हो? श्रीगंगानगर राजस्थान से। तो आप लोग तो बर्फबारी देख रहे हैं, ये तो किस्मत वालों को नसीब होता है इतनी बर्फबारी। तो 2 दिन से वेट कर रहे हैं, जाम के अंदर 8 घंटे फंसे रहे थे। पर्यटक वहां बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए मनाली में। बात अब यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन की। इस वक्त लखनऊ में यूथ कांग्रेस और करनी सेना के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में आज प्रदर्शन हुए हैं और ये लाइव तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। आज दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ, जिसकी वजह से यूजीसी के आला अधिकारी प्रदर्शनकारियों से उन्होंने मुलाकात करी, आश्वासन दिया कि 15 दिनों में पूरा मामला साफ हो जाएगा। और इन सब के बीच आज एचआरडी मिनिस्टर, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको भी आज एक बयान देना पड़ा। वो राजस्थान के दौरे पर हैं, लेकिन ये बयान उन्होंने आज दिया। ये
ये कहते हुए कि किसी भी तरीके का इन नियमों का दुरुपयोग नहीं होगा। ये जो सवर्ण जिस तरीके से ये नियम लागू किए गए हैं, ये नए नियम बनाए गए हैं, 13 जनवरी इसी साल को नए नियम लागू किए गए थे और इनका उद्देश्य ये था कि शिक्षा में जातिगत भेदभाव को रोकना है। लेकिन उसके बाद इन नियमों के खिलाफ भारी प्रदर्शन हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।